नमस्कार। वेलनेस चौपाल के इस शो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम अंशु हर्ष है और मैं आपको आज लेकर जाने वाली हूँ डिस्कवरी ऑफ बुक्स के इस सेगमेंट में, जहाँ पर हम किसी एक किताब को पढ़ते हैं, गुनते हैं, बुनते हैं और उसके अंदर उसके पन्नों को, उसकी तहों को पलटने की कोशिश करते हैं। तो इसी के अंतर्गत जो आज हम यात्रा करेंगे वो किताब है खतों का सफरनामा। खतों का सफरनामा हिंदी पॉकेट बुक्स। पब्लिशर्स का नाम लेना जरूरी है क्योंकि वो आधार स्तंभ होते हैं किसी भी किताब का। इस किताब में खतों का सफरनामा, जैसा मैंने नाम बोला, अमृता प्रीतम और इमरोज के खत। अमृता प्रीतम साहित्य का एक जाना माना नाम है और इस बुक की कवर पर लिखा है सतयुग मनचाही जिंदगी का नाम है, किसी आने वाले युग का नहीं। तो यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं ये किताब, इस किताब में खतों के माध्यम से इन दोनों ने जिंदगी का ताना बाना बुना है, अपने जीवन को लिखने की कोशिश की है, अपने प्रेम को लिखने की कोशिश की है और उससे मिले अध्यात्म को लिखने की कोशिश। मूल रूप से ये जो खत थे पंजाबी में थे, लेकिन इनका हिंदी अनुवाद किया है संपादक उमा त्रिलोक ने। इस किताब के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये किताब एक प्रेम कहानी है जो लेखिका और कवयित्री अमृता प्रीतम और उनके दोस्त साथी चित्रकार इमरोज के आपसी संबंधों पर, आपसी दोस्ती पर, आपसी प्रेम टिकी हुई है। अमृता के जो ये खत है, जैसा मैंने कहा कि मूल रूप से पंजाबी है, लेकिन एक लाइन इसमें लिखी हुई है कि जो सबसे पहला खत अमृता ने इमरोज को लिखा, उसमें ये लिखा था कि बंबई अपने आर्टिस्ट जी आया का स्वागत करती है। इस खत में ना तो उन्होंने कोई संबोधन दिया, ना ही आखिरी में अपना नाम लिखा। ये पहला खत था अमृता का इमरोज, और इमरोज भी अमृता को बहुत सारे नामों से बुलाते रहे, आशी से लेकर बरकते तक, कितने ही नामों से। उन्हें जो भी नाम अच्छा लगता, जो भी नाम सुंदर लगता, वो उनका वही नाम रख देते थे। एक बार उन्होंने उसे माजा नाम से बुलाया। मराठी में माजा का अर्थ होता है मेरी, और शायद इसीलिए ये नाम उन्हें बहुत अच्छा लगता। इमरोज जो थे वो स्वभाव से कलाकार थे, पेंटिंग करते थे, इसलिए वो नौकरी नहीं कर सकते थे। कभी कभी काम की कमी भी उनको हो जाती थी। तो इस किताब में जो संघर्ष है, जो बातें हैं, जो कविताओं के माध्यम से या दो कलाकारों के मन के जो भाव है, वो जिस खूबसूरती से प्रकट हुए हैं, इसलिए इस किताब को चुनने का, पढ़ने का, बुनने का मेरा मन अक्सर करता है, क्योंकि जीवन के संघर्ष इसमें कहीं नजर आ जाते हैं और आप लोगों ने या तो इन संघर्षों को जिया है या देखा है या अपने आसपास आप देख रहे हो। एक बार इमरोज ने अमृता को पूछा कि तुम किस पर, तो अमृता ने जवाब दिया, खुदा पर गई हूँ। तब इमरोज ने सोचा कि अरे, इसका एक नाम तो खुदा भी हो सकता है, लेकिन कभी उन्होंने उसे इस नाम से पुकारा नहीं, सिर्फ उसे इस रूप में देखते रहे, मानते रहे, और जब वो काम करती थी तब भी उनसे इस नाम के पीछे के भाव से प्रेरणा लेते रहे। अमृता कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी जिंदगी मैंने तुम्हें एक खत लिखा है। मेरे हर धड़कन एक अक्षर है और हर सांस जैसे कोई यात्रा है, हर दिन जैसे कोई वाक्य, सारी जिंदगी का एक खत। अगर ये खत कभी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा तो मुझे कभी भी भाषा के शब्दों की मोहताजी नहीं होगी। कविता एक खत, जो अमृता ने वर्तमान दशा की ओर से धरती के भविष्य के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, वो उनका कविता संग्रह कागज और कैनवस में शामिल। इस किताब में सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन दोनों के मन के भाव हैं, इस किताब में इस धरती की, इस कायनात की, इस जो वर्तमान में भी हम राजनीति पर देखते हैं, जो जहाँ कलाकार संघर्ष करते हैं, जहाँ एंटरप्रेन्योर्स संघर्ष करते हैं, यहाँ
हर उम्र के लोग जो अपने आसपास के जीवन से संघर्ष करते हैं, उन सभी बातों का जिक्र इस किताब में किया गया है। इस किताब में दिए गए अमृता और इमरोज के वह मोहब्बत भरे खत है जिन खतों के माध्यम से इन्होंने जिंदगी में झांका। अमृता इमरोज को अपनी जिंदगी की नाव का मल्लाह मानती कि उनके साथ से वो इस दुनिया से पार उतरना चाहती थी। और आखिर में ऐसा ही हुआ कि जब अमृता बीमार भी हुई, तब इमरोज ने बच्चों की तरह उनकी सेवा की, अपने हाथों से खिलाया, अपने हाथों से उन्हें संभाला, उठाला, और अमृता ने उन्हीं के हाथों में अपना दम भी तोड़ा। उसके जाने के बाद इमरोज कहते रहे कि अमृता मरी नहीं है, क्योंकि जब तक वो जिंदा है, इमरोज की हस्ती में अमृता कायम रहेगी। तो खत की शुरुआत करती हूँ। देखिए कितना, जब हम किसी को संबोधन देते हैं, जब हम खत लिखते हैं, अब तो खत हमारी जिंदगी से दूर ही हो गए हैं, क्योंकि अब कुछ कुछ चीजें जब मैं इसमें पढ़ूंगी तो हमें ऐसा लगेगा कि अब हम व्हाट्सएप की दुनिया में हैं, इंटरनेट की दुनिया में हैं, और हम मैसेज के माध्यम से ही वो लिख के भेज देते हैं। इसमें दो दो लाइन के खत, जो दो लाइन के खत हम व्हाट्सएप के माध्यम से आज अपनी बात को कम्युनिकेट कर देते हैं और कह दिया करते हैं, एक जमाने में वो लिखे जाते थे, और जब लिखे जाते थे तो वो भावपूर्ण हो जाते थे। पहले खत में इमरोज लिखते हैं संबोधन के तौर पे कि मेरी अपनी इतनी पुख्ता जबान लिखने वाली, इतना अनोखा सोचने वाली, तुम्हारे साथ डर और सहम जैसे लफ्ज लगे हुए अच्छे नहीं, ना ही मैं इन शब्दों को तुम्हारे आसपास भी देखना चाहता हूँ। मेरे होते हुए ऐसा हो भी नहीं सकता। मेरी मानो और एतबार करो, अपने कैनवस को और बड़ा करो, और देखो जो जो एतबार को बड़ा करोगी, कैनवस को बड़ा करोगी, डर और भय ये शब्द छोटे हो जाएंगे। एक दोस्त दूसरे दोस्त को प्रेरणा देता है, जैसे हम दूसरे को प्रेरणा देते हैं। कभी जब डर जाते हैं, हमारा दोस्त हमारे कंधे पर अपना सर रखता है, तब हम उसे इसी तरह की प्रेरणा देते हैं। और जबकि वो खुद स्ट्रगल कर रहा है, और क्योंकि उसने आखिरी में ये लिखा है कि किस्मत का इंतजार करता हुआ एक मुस्तकबिल। तो इतनी खूबसूरती से दूसरे को प्रेरणा देने की बात है जब हम जीवन के संघर्ष में खुद भी डूबे हुए हैं। एक और खत में वो लिखते हैं, आशा, मैं कभी भी किसी मुश्किल के आगे झुकना नहीं, मेरे सारे रास्ते मुश्किल हैं। तुम्हें भी जिस रास्ते पर मैं मिला हूँ वो भी मुश्किल है, लेकिन यही मेरा रास्ता है और तुम्हारा भी रास्ता है। मुश्किलें भला कितनी देर तक हमारा साथ देंगी और हमारे साथ चलेंगी। हमारे कदम इतने मजबूत हैं, इतने देर हैं और इतने तेज हैं कि मुश्किलें पीछे छूट। दो पंक्तियां यहाँ पर जो मैं बोलने जा रही हूँ, आप सुनकर देखिएगा और उन शब्दों की ताकत को अपने मन में भाव से उसको लेकर देखिएगा कि हम किस्मत के बच्चे हैं, हम कभी हारना नहीं चाहेंगे, तुम्हारा जीती। तो ये जो दो पंक्तियां जब हम पढ़ते हैं, मैंने इनको मार्क करके रखी है कि वास्तव में हम किस्मत के बच्चे हैं, हमें हार की तरफ नहीं देखना है। हार आ भी जाए तो हमें सिर झुकाकर, गले में पहनकर आगे बढ़ जाना है। फिर अमृता लिखती हैं कि तुम्हारे इतने खूबसूरत खत जीती, मेरे तसव्वुर से ज्यादा भी खूबसूरत है, जिनका मैं सारी उम्र इंतजार करती रही। वो इंतजार ही रहा। इतनी ही कविताओं में मैं उनका जवाब भी लिखती रही, आज वे सच हो गए। एक खत में इमरोज लिखते हैं कि नाउम्मीद मत होना आशी, मुझे अपनी तरह का आर्टिस्ट बनना है। यहाँ पर फिर से एक संघर्ष की बात आती है कि मुझे अपनी तरह का आर्टिस्ट बनना है क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और जब हमें दुनिया ये दिखाती है कि ये काम में कोई प्रॉफिट नहीं है, ये काम में कोई नेम नहीं है, कोई फेम नहीं है, लेकिन हमारे अंदर से कहीं आवाज आती है कि नहीं, तुम इसी काम के लिए बने हो। तो इसी संघर्ष को इन दो पंक्तियों में इमरोज लिखा
मुझे अपनी तरह का आर्टिस्ट बनना है और तुम मेरे साथ मिलकर मेरी सारी किस्मत, मेरी कला और मेरी हिम्मत बन जाओ। इस 900 मील की दूरी पर मेरे विश्वास का हाथ थामकर एक पुल बना। जब वो दूसरे शहरों में थे तब वो इस खत को लिख रहे हैं। फिर आगे अमृता एक खत में लिखती है कि कल दोपहर जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई। उन्होंने कुछ लेखकों को लंच पे बुलाया था। मैं वहां गई। पंडित जी मुझे बहुत अच्छे लगे और मानवता की सारी खूबसूरती नजर आई। काश कि तुम भी यहाँ होते। जब कलाकारों की बात होती है, दूसरा कलाकार साथ में नहीं होता, तो इस तरह का भाव आना बिल्कुल जायज है। फिर अमृता लिखती हैं कि मेरी तकदीर, गाड़ी में सीट ना मिले तो हवाई जहाज में सीट ले। पैसे का ख्याल मत करना, जो ज्यादा लगे वो पैसे मेरे जिम्मे। इसमें अमृता उन्हें कहीं बुला रही हैं, किसी शहर में कोई काम से वो बुलाना चाहती हैं, लेकिन इमरोज ने ये कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दूसरे शहर में आकर अपने काम को ढूंढ सकें और अपने काम को विस्तार दे सकें। तब अमृता ने कहा कि तुम जितने पैसे खर्च कर सकते हो करो और बाकी का सारा दारोमदार मेरे जिम्मे। तो गाड़ी में सीट अगर नहीं मिले तो तुम हवाई जहाज से आ जाना, वो मेरी जिम्मेदारी, लेकिन तुम आ जाना। इस तरह की दोस्ती, इस तरह के खत और इस तरह का साहस जब आपको कोई दोस्त दे देता है, आपका साथी दे देता है, तो निसंदेह हम जीवन में जरूर बढ़ते हैं। फिर इमरोज लिखते हैं कि मैं अपनी जिंदगी के नोट को तुम्हारी दहलीज पर चढ़ा के आ गया। अब तुम्हारे हाथों के रहमो करम पर उसे बुना लो या खर्च कर लो या दहलीज पर ही पड़ा रहने। मेरा तो हुनर भी तुम्हारी बदौलत है, तुम्हारे करने के लिए है। मेरी उम्र भी ले लो ओ सब्रों वाली, कभी मेरी बेसब्री लेकर दे। जब वो बहुत ही तन्मयता से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती थी, तब इमरोज उन्हें सब्रों वाली और कहते थे कि कभी मेरी बेसब्री को लेकर देखो, हमेशा इतना सब्र रखना अच्छी बात नहीं है। फिर अमृता लिखती हैं, मेरे अच्छे जीती, आज मेरे कहने से अभी अपने सोने के कमरे में जाना, रेडियोग्राम पर गाना बजाना जो बर्मन की आवाज में है उसे सुनना। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा रे, सुन मेरे साथी रे, और मुझे बताना कि वो लोग कैसे होते हैं। कोई इस तरह से आवाज देता है। मैं सारी उम्र कल्पना के गीत लिखती रही और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं वो नहीं हूँ जिसे कोई इस तरह से आवाज देता है। जब ऐसी चीज पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, लेकिन चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। हमें हमेशा ऐसा ही लगता है कि हमें कोई समझता नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है, हमें कोई पहचानता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपके साथ ऐसे लोग होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपको जानते हैं, समझते हैं। बस थोड़ी आपसी समझ की घेर से हम एक दूसरे को जान पाते। फिर अमृता लिखती हैं, मेरे विश्वास, जब हम किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और कहते हैं कि आई ट्रस्ट यू इज बेटर कॉम्प्लीमेंट देन आई लव यू। वो कहती हैं, मेरे विश्वास, जिंदगी के सुख और दुख मेरे और अपने दो नदियों की तरह मिल जाने। फिर जैसे पानी पर कोई लकीर नहीं पड़ती, वैसे तुम्हारे और मेरे बीच भी कोई लकीर नहीं खींची जा सकेगी। तुम्हारी सलामती चाहने वाली आशी। हर संबोधन के बाद, हर बात के बाद इमरोज ने भी लिखा है और अमृता ने भी लिखा है। इतना खूबसूरत संबोधन हमेशा उन्होंने एक दूसरे को खत में दिया है। फिर इमरोज लिखते हैं, जब मैं अब जो मैं पन्ना पढ़ूंगी और उस पन्ने पर जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक फीलिंग जो मुझे आई, हो सकता है कि हम सबका नजरिया अलग होता है, हम सबके पर्सपेक्टिव्स किसी भी किताब को लेकर अलग होते हैं, लेकिन ये जो अगले 2 पन्ने में पढ़ी तो मुझे ऐसा एक फीलिंग आई कि जब हम किसी को खो देते हैं, हम किसी के साथ बरसों गुजार देते हैं और फिर उनमें से कोई एक नहीं रहता, तब ये फीलिंग आती है कि रात के सपने में मैंने
तुम किचन में गोभी के पराठे बना रही थी और मैं तुम्हारे पास बैठे हुए उन्हें खा रहा। तुम खिलाकर बहुत खुश थी। आज सवेरे से कमरे में लेटते बैठते उठते मैं यही सोचता रहा और मैं कुछ खा नहीं पाया कि रात को सपने में मैं तुम्हारे हाथों से बहुत कुछ खा चुकी। फिर फिर इमरोज लिखते हैं कि मेरे खत तुम्हें नहीं ला सकते, तुम्हें बुला भी नहीं सकते। तुम्हारी तकलीफ को और तुम्हारी हालत को मैं समझ सकता हूँ। न जाने क्यों मैं तुम्हारे बिना रह तो नहीं सकता, न जी सकता हूँ। ये मैंने देख लिया है और परख लिया है। तसव्वुर की खिड़की से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम खामोश हो, सिर झुकाए हो। तुम तो तब ही मुझसे सब बातें कर लिया करती थी जब मैं तुम्हारे पास नहीं भी होता था, और अब भी तुम कर रही हो जब तुम मेरे पास नहीं हो। ये जो एक दूरी का, एक डिस्टेंस का, या किसी के ना होने की जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो भाव है, वो इन खतों में बयां होते हैं। इमरोज कहते हैं कि जिंदगी एक अजनबी मोड़ पर ले आई है। तुम चुप हो मुझसे, सब कुछ से। अब मैं चुप हूं अपने आप से। मैं आंखें बंद करता हूँ तुम्हें आशिक के रूप में देखने के लिए, पर ना आंखें बंद होती हैं, ना तुम मुझे दिखाई देती हो। न मैं तुम्हें अजनबी के रूप में देख सकता हूँ, न मैं तुम्हें अपनेपन के रूप में देख सकता हूँ, न मैं खुद को देख सकता हूँ। अमृता के बारे में एक कुछ पंक्तियां अमरोज ने लिखी थी कि वो जब भी मिलती एक अनलिखी नज्म सी नजर आती है। इस अनलिखी नज्म को मैं कई बार लिखती हूँ, पर ये हमेशा अनलिखी ही रह जाती है। इतने खूबसूरत खतों का जो सफरनामा है, इसमें आगे इमरोज अपनी एक जीवन की घटना का वर्णन करते हैं। जैसे हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज मुझे किसी ने फोन किया, या आज मुझे किसी ने काम का ऑफर दिया, या आज मुझे किसी ने गिफ्ट दिया। जो हम अपने बेस्टी को बताते हैं, जो हम अपने साथी को बताते हैं। आशी, कल टाइम्स वालों से मेरी बात हुई। सिर्फ पे का फैसला होना बाकी है, यानी पेमेंट का फैसला होना बाकी है। मैं 1500 कहता हूँ, वो 1200 तक देने को तैयार है मेरा काम पसंद। और यकीन मानो, जब मेरे काम की कद्र होती है, तुम्हारे मान और गर्व से भरी आंखें में डूबता हूँ। मैं उनको ढूंढने में मैं खुद खो जाता हूँ। फिर एक बार ऐसा हुआ कि अमृता जब रूस गई थी तो वो इमरोज से नाराज भी हो गई थी, और उनकी नाराजगी बहुत लंबी भी चली थी। फिर भी खतों के जरिए वो एक दूसरे को अपनी बातें बताया करते थे, और कई बार वो डायरी में भी लिख लिया करते थे। अमृता लिखती है कि आज यहाँ पराए देश में जिस तरह फूलों ने मुझे अपनाया, उनका स्वागत फूलों के बुके से किया गया था। तो उन्होंने उस भाव को अपने इस खत में लिखा है कि राइटर्स यूनियन ने मेरे आने से पहले ही एक लेख छापा है कि हमारी दोस्त अमृता, और फूलों ने मेरी मेहमान नवाजी की है। खतों के सफरनामे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अमृता कहती हैं कि मुझे अभी अभी अवतार बता रही थी। एक खत में उन्होंने इमरोज को ये लिखा है कि मुझे अभी अभी अवतार, कोई दूसरा उनका दोस्त है या उनका जानकार है, कि बेदी साहब का कहना है कि अमृता सिर्फ पैसे को प्यार करती है, वो हर पैसे से तोड़ती है। मैं बेदी साहब को उन लोगों में नहीं गिनती, लेकिन ये उनका ख्याल है, क्योंकि उन वो जितने गहरे मानव हैं, उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनकी बात कुछ और है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझे। मुझे इस बात का अफसोस है। कमा सकने का गर्व अभी तक किसी ने नहीं जाना है। मेहनत का मूल्य लेना और चुकाना, दोनों ही चीजें एक खास खासियत पैदा करती हैं। फिर अमृता जब फ्लाइट में सफर कर रही थी, उस चीज को उन्होंने किस तरह से लिखा है, देखिए कि जैसे आसमान को आधा मेरे नीचे बिठा दिया हो और आधा मेरे ऊपर से उड़ लिया हो। सिर्फ इस शरीर को ही नहीं, मैंने ख्यालों को भी आसमान के अंदर बिछा लिया है और ओढ़ लिया है। हिंदुस्तान की घड़ी में अभी 4 बज रहे हैं, लेकिन मैं मॉस्को पहुंच गई हूँ।
यहाँ अभी दोपहर के 1:35 वो जब खत लिखते थे तो वो उस खत में समय भी लिखते थे, वो किस देश से लिख रहे हैं वो ये भी लिखते थे। फिर अमृता लिखती है कि दोस्त, अजीब अकेलेपन का एहसास होता है। सोफिया, होटल के कमरे में मैं बैठकर तुम्हें ये खत लिख रही हूँ। जिस होटल में ठहरी हूँ वो बिल्कुल नया बना। हवाई जहाज में चाय मिली थी, पर आज सारे दिन चाय नहीं मिली। जो लोग चाय पीते हैं वो चाय की अहमियत जान सकते हैं कि परदेश की धरती पर चाय नहीं मिलती है, तो इसी तरह खत में उसका जिक्र हो जाता है। और एक खत जो इस सेशन के आखिरी खत के तौर पे पढ़ूंगी और उसे पूरा पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक कंक्लूजन के तौर पे एक लेखिका ने जिस भाव से उसको लिखा वो समझने के लायक है, वो पढ़ने के लायक है। उसमें लिखा है कि एक सूरज आसमान पर चढ़ता है। आम सूरज सारी धरती के लिए है। साझे का सूरज है जिसकी रोशनी से धरती पर सब कुछ दिखाई देता है, जिसकी तपिश से सब कुछ जिंदा हो जाता है, जन्म लेता है, फलता है। लेकिन एक सूरज धरती पर भी उगता है, जो एक खास सूरज होता है, सिर्फ एक मन के लिए, सिर्फ एक का सहारा होता है। इससे एक बात, एक रिश्ता बन जाता है, एक ख्याल बन जाता है, एक रचना बन जाती है, एक सपना बन जाता है, और सूरज का रूप इंसान का होता है। इंसानों के रूपों में भी इस तरह के कई हो सकते हैं। आमतौर पर एक सूरज एक धरती के लिए ही होता है, लेकिन कभी कभी आसमान सूरज की तरह भी वो आम हो जाता है सबके लिए। ये देवता, गुरु या पैगंबर के रूप में आता है। मैंने इस सूरज को पहली बार एक लेखिका के रूप में देखा है, एक शायरा के रूप में देखा है। किस्मत से कह लो या संयोग से कह लो, मैंने इसे ढूंढ कर अपना लिया है। एक दोस्त के रूप में, एक आर्टिस्ट के रूप में, एक साथी के रूप में। तो अगर आपको मौका मिले तो आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि खाली समय में जब आप खतों को पढ़ेंगे तो आप एक जिंदगी को जी पाएंगे, एक भाव को जी पाएंगे। और आज इस दौर में जब हमने खत ही लिखना बंद कर दिए हैं, तो इन खतों को पढ़कर फिर से अंदर से कहीं से एक आवाज आएगी। खत लिखने के लिए मैं इसलिए भी आपको कहूंगी क्योंकि राइटिंग एक थेरेपी होती है। हम पहले के जमाने में जब खत लिखते थे तब हम खत के जरिए अपने भावों को कागज पे उतार देते थे। कभी कभी वो बहुत गुस्से के भाव भी होते थे। आज हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप में लिख देते हैं और एकदम इमिडिएटली वो क्लिक होके सामने वाले तक पहुंच जाता है। खतों का सिलसिला ऐसा होता था कि खत लिखने के बाद एक ना एक बार इंसान उसे पढ़ता, पढ़ने के बाद जब वो भाव आपका बाहर आ गया तो इट मीन्स कि वो आपके अंदर की भड़ास बाहर निकल गई। अब आप उतने विषैले नहीं रहे, उतने कड़वे नहीं रहे। तब आपको लगता कि अरे इतना कड़वाहट किसी को नहीं भेजनी चाहिए, और आप उस खत को फाड़ दो। तब रिश्ते बने रहते थे। आज इस व्हाट्सएप दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, जब एक ईमेल क्लिक हो जाता है या व्हाट्सएप का मैसेज क्लिक हो जाता है और वो कड़वाहट तुरंत पहुंच जाती है, तो आप खुद मान सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं वो कड़वाहट इतनी जल्दी हमारे रिश्ते को तोड़ डालती। तो बस खतों के सफरनामे को आप इसी तरह लिखते रहिए, बनते रहिए, बुनते रहिए, और अगले शो में मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई किताब के साथ। फिर से हम एक किताब को डिस्कवर करेंगे। थैंक यू।